सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने एक ऑटो आकर रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर पाटिल। तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में ज़मा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मुझसे मिलो एक बार। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले ही आया था और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा है इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाते हैं। और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों हैं। डॉक्टर बोले कि रात 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेज़ी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला,
अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं अभी शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था, और अब मुझे शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि का कान पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से लाइट का स्विच बोर्ड खोले उसमें डाल दिया, और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा। पूरे हॉस्पिटल रवि की आज आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों के बेड पर सुलाया गया, और जब रवि को होश आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया, और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है, और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी, और नींद में ही उसने अपना फ़ोन उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वह डरा काफ़ी हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, अ, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं अब। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था, और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया, और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा, तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था, और बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमयी तरीके से दम घुटने की वजह से मौत हो गई है, और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरें उसके सामने आती रही। ये सब सुनने के बाद उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे
खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम, और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत की जुबान पर उसका नाम आया। स्वाति, तुम हो क्या? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताई। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए आ रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी थी, और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके अपना बदला पूरा कर लिया, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ, और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। और उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत काम वहाँ पर बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। बचपन में मेरी माँ जॉइंट फैमिली के साथ अहमदनगर ज़िले में वडनेर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए बड़े बूढ़े और जानकार लोगों की कमी नहीं थी। उस वक्त गांव में पानी के नल नहीं थे, इसलिए सभी औरतें कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाती थीं। सुबह ज़्यादा काम होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम 6 बजे कुएं पर अकेले ही गई थी। आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 7:30 का समय हो रहा था। जब वह लौटी तब पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादी गई ठीक ठाक थी, और जब वो लौटी तब वह 9 महीने की गर्भवती थी, और आते ही खाने के लिए काजू बादाम पिस्ता दूध घी मांगने लगी। मेरी परदादी एक जानकार और धीरज वाली स्त्री थी। उन्होंने मेरी माँ को हनुमान मंदिर वाले पंडित जी को बुलाने के लिए भेज दिया, और जब तक पंडित जी आते तब तक घर वालों ने दादी माँ को खाने की वह सब चीज़ दी जो उन्होंने मांगी थी। बाद में जब पंडित जी आए तब उनमें और मेरी परदादी में कुछ बातचीत हुई, और पंडित जी के जाने के बाद परदादी ने घर में जितना काजू बादाम और पिस्ता था वो सब एक सूत की थैली में भर लिए, साथ में एक मटका दूध भरकर ये सब चीज़ें लेकर ठीक रात के 12 बजे कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे रखकर वापस घर आ गई। और जब वह घर पहुंची तब तक दादी माँ का पेट खाली हो चुका था।
बाद में सुबह मेरी माँ ने बड़ों की बातें सुनी थी कि कुछ महीनों पहले पास के गांव की एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसी की गर्भवती महिला की रूह वहां भटक रही थी और शायद उसकी कुछ अच्छा खाने की इच्छा अधूरी रह गई होगी, जो उसने दादी के जरिए पूरी कर ली। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़े हमेशा उस जंगल के बारे में कहा करते थे कि उस जंगल में भूतों और चुड़ैलों का बसेरा है। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचना है। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, अबे फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक ही नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई, देखो वही बुढ़िया और वही झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई हैं। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, और इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी, डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों भाई, मरने से पहले घड़ी देना चाहते हो क्या? बोला था ना, जंगल के रास्ते में मत चलो। वीरू बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी। उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। ये सब देखकर समीर समझ गया था कि वो एक छलावे के अंदर फंस चुके हैं। उसने वीरू को घड़ी वापस दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चला गया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है, भैया तू मारा जाएगा, भैया आजा वापस। लेकिन वीरू नहीं आया। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाटा पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और वीरू आँख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में ही खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या क्या बड़बड़ा रहा था? बे आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीरू खुद पे ही हंसने लगा।
लेकिन वहाँ क्या हुआ था ये तो अभी भी सिर्फ समीर जानता था। और हल्की सी मुस्कान देते हुए उसने गाड़ी में से सामान लेकर घर में वापस रख दिया और शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। मीनल कहती है, आप क्या रोज़ रोज़ शराब पी कर आते हो? चलो रात काफ़ी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। रमेश कहता है, मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो अब मैं जा रहा हूँ। मीनल कहती है, स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर सफाई कर लेना। मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना चैन है और ना सुकून है। अच्छा लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी। यही अपना भाग्य है। ये कहता हुआ रमेश स्कूल के अंदर चले जाता है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल रहा है? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चल के देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। रमेश अपने रूम में आ गया और उसने वहाँ पर अपने ड्रॉर को खोलकर वहाँ से झाड़ू ले ली। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है क्या? रमेश कहता है। रमेश टॉर्च लेकर सफाई करने लग जाता है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ? अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया इसने। रमेश रूम की लाइट चालू कर देता है। तभी उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है, जोड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है वो। अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। रमेश दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। तभी रमेश कहता है, अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है? तभी कुछ भूतों की हंसने की आवाज़ आती है। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज़ आती है। कल से स्कूल का पहला दिन है, लेकिन तेरा आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन कौन है वहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरे दरवाज़ा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाज़ा। रमेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसको देखकर रमेश की आंख फटी की फटी रह जाती हैं और रमेश बेहोश हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ मीनल की हालत ख़राब हो रही थी सोच सोच के कि पूरी रात बीत गई, लेकिन ये अभी तक घर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ वहाँ से दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत! सभी गांव वाले रमेश को देखकर वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो?
कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश कहता है, हाँ हाँ भाई, मैंने मैंने भूत देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा है। पड़ोसी कहता है, अच्छा, तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? रमेश कहता है, ये कोई मजाक का समय नहीं है, सच में मैंने कल रात को स्कूल में भूत देखा। मीनल कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो आप भूत भूत कुछ नहीं होता। रमेश कहता है, आप सब मेरी बात पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को उसे भूतिया स्कूल में मत जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत है। पड़ोसी कहता है, अरे बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। और हाँ, ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा? भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। सभी गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाते थे। अजय कहता है, अरे यार यश, ये क्या, फिर से हमें स्कूल जाना पड़ रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा था छुट्टियों में। यश कहता है, हाँ यार, मैं तो रोज़ सुबह देर तक सो के उठता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। अजय कहता है, रमेश अंकल को सच में भूत नहीं दिखा था स्कूल में, उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी, और सबके सामने उन्होंने कहा वह चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई अजय, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं, शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वह उसे भूत समझ बैठे। अजय कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं। महेश टीचर भी सबको गुड मॉर्निंग कर कर बैठने को कहते हैं। तभी अजय की नज़र महेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है जो खुली हुई थी। महेश टीचर कहते हैं, क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? अजय कहता है, सर जी, आप नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कर लीजिए। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। महेश टीचर कहते हैं, चुप हो जाओ सब, अजय तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? अजय कहता है, अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। महेश टीचर अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऊपर ही नहीं होती। महेश बड़बड़ाते हुए, इस जिप को क्या हो गया है, अब सारे बच्चों के सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही है? सारे बच्चों के सामने मजाक बना कर रखा है इसने तो मेरा। अजय कहता है, अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। महेश टीचर कहते हैं, खामोश हो जाओ बच्चों। महेश टीचर तुरंत बाथरूम की ओर भागते हैं। अरे इसको क्या हो गया है, ये ऊपर क्यों नहीं हो रही है? तभी महेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। दो एक कम दो, दो दूनी चार, मास्टर तेरी पैंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। अरे बाप रे बाप, एक और एक 11, तेरे टुकड़े होंगे 12। महेश कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से मुझे बचाओ। 8 में 5 मिलाओ तो होते हैं 13, तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर अब मेरा। तभी वह भूत महेश टीचर का सर धड़ से अलग कर देता है और महेश टीचर का सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे ये क्या, महेश सर का धड़ कहाँ से आ गया?
सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी वह भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सारे बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया। अब ये हमें भी मार देंगे। हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भागदौड़ करने लग जाते हैं। तभी अजय और वीरू और यश तीनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं और वीरू जोर जोर से रोने लगता है। अजय कहता है, अरे चुप करो, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। यश कहता है, अजय भाई यहाँ से भागे कैसे? इस स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे घर जाएंगे? अजय कहता है, चलो अब हम दीवार से बाहर कूदने की कोशिश करते हैं। वीरू कहता है, अरे ये दीवार कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? कोशिश तो करनी होगी ना, रात होने को आई है। रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। यश, वीर और अजय तीनों दीवार के पास जाते हैं और तीनों दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते। बहुत कोशिश करने के बाद वे दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। वीरू कहता है, यार जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं तभी हम नीचे कैसे आ रहे हैं? हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने इस स्कूल को चारों तरफ से बंद कर दिया है। हम बाहर कैसे निकलेंगे यार? तभी स्कूल के अंदर वह भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय, वीरू और यश भी डर जाते हैं और आखिरकार तीनों थक हार कर गार्डन में बनी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो थक गया। अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। अब हम यहाँ से कैसे निकलें यार? अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा और चारों ओर के रास्ते बंद हैं। अरे चारों ओर के रास्ते बंद हैं। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे। तभी अजय के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। यश जैसे ही भूत को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जैसे ही वह वहाँ पर किसी को बताता तभी वो भूत यश की दोनों आंखें निकाल लेता है और उसकी आंखों से लगातार खून बहने लगता है। और जैसे ही वो किसी तरह भागने की कोशिश करता है, फिर भी तो उसके दोस्तों को भी उसने भूतों ने पकड़ लिया और हवेली के बाहर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वो लोग भी बस उस भूतिया स्कूल में से उन बच्चों की चीखें ही सुन पा रहे थे और जितने भी बच्चे बाहर बचे वो सब उन लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब से उन लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया और कहीं और जाकर बस गए। वो भूतिया स्कूल अभी भी वहीं पर बसा हुआ है। विनोद, ऐसे मत करो। पहले बच्चों को बाहर निकालो पानी से और तुम भी जल्दी निकलो। सर्दी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। फिर है ना, नाक को रुमाल बांध कर। सीमा साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। विनोद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सीमा उसकी बीवी। बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से सही, लेकिन सीमा की गोद भर गई। एक लड़का और एक लड़की, दोनों बहुत प्यार से रखते थे अपने बच्चों को। लेकिन छोटी लड़की रिंकू सबकी बहुत चहीती थी। अपने पापा की जान थी वो, और अपने दादा दादी की भी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। विनोद और बच्चों का नहाना हो गया था। सब खाने के टेबल पर आ गए थे। खाना हुआ और सब अपने रूम में चले गए। विनोद बाहर ही बैठा था। तभी उसके पिताजी वहाँ आए। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहा है? पिताजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी,
अपना वो नदी का जो पुल बन रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहाँ जाकर रहना होगा। यहाँ से आना जाना तो मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है, तो आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही है। मैं वहाँ रहूँगा तो सब पे नज़र रहेगी। विनोद ज़रा चिंता में बोल रहा था। तो क्या हुआ? आखिर काम है तो करना ही है ना। कब जा रहे हो वैसे? पिताजी ने उसको सहारा देते हुए बोला। तुम यहाँ का टेंशन मत लो। यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा। पिताजी, मैं बच्चों को यहीं रख कर जाऊँगा। वहाँ कैसा इंतज़ाम होगा मुझे नहीं पता। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। विनोद जरा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और काम में ध्यान दो। यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी उसको पीठ पर थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आया। सीमा और विनोद उन दोनों को लेने एक गाड़ी आई। साथ में मैनेजर था। उसका नाम रघु था। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चले गए। ये कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफ़ी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियाँ, खेत और कभी जंगल। सीमा को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हुए थे वो भी बाहर निकली नहीं थी। मैनेजर ने वहाँ एक ज़मींदार की हवेली किराए पे ली थी। बंद थी तो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर आते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकालकर अंदर चला गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने लगी। सीमा को घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को वैसे ऐसी जगह बहुत अच्छा लगती हैं। आते ही विनोद को फ़ोन आया। वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर साइड पे चले गए। यहाँ सीमा पूरा घर देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया था। अब वो शाम को विनोद का इंतज़ार कर रही थी। विनोद आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खा के बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगा। काफ़ी देर बाद सब सोने चले गए। सीमा और कमला की बहुत अच्छे से बनने लगी। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई। वो भी दीदी दीदी करके बुलाने लगा था। ऐसे कुछ 8 दिन बीत गए। सीमा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी, ऐसे पुराने तहखानों में आत्माएं होती हैं। मैंने टीवी में देखा है। इस पर सीमा जोर से हंस पड़ी। धत पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। चलो देख कर आते हैं। दोनों अंदर गईं। वहाँ बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक के। एक कंगल मिला था पुराने ज़माने का। सीमा को बहुत पसंद आया। वो यहाँ के ज़मींदार के बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो सीमा को रखने से मना किया, लेकिन सीमा की जिद के आगे वो कुछ ना कर सकी। उसने वो कंगन सोनार से साफ करवा के सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भूत चाल आ गया। विनोद कभी कभी तो रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोर से चल रहा था। उसको काम के अलावा अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक बार विनोद को रात को आते हुए देर हो गई थी। उसने सीमा को फ़ोन करके खाना खाकर सोने के लिए कह दिया था। वो जब घर आया तो रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और वो जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही विनोद को उसके बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपनी जगह पर सोई हुई थी। उसने उसे बिना जगाए खुद सो गया।
लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसको दर्द से चिल्लाने की आवाज़ और रोने की आवाज़ आने लगी। उसने आंखें खोली तो सीमा बेड पे नहीं थी। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। देखा कि सीमा वहाँ नीचे गिरी थी, दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद ने उसको उठाकर बेड पर रखा। वो एक हाथ में वही पुराना सा कंगन पहने थी। विनोद को ज़रा अजीब लगा। सीमा कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद विनोद ने सीमा से कल रात के बारे में पूछा, लेकिन सीमा को रात का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो ज़रा बीमार सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो ना? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। विनोद ने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उनका मन भी बना रहेगा। और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद देंगी। कमला ने हंसते हुए हाँ कहा। विनोद अपने काम पर चला गया, लेकिन उसको सीमा का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। साइट पे जाकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सच में कुछ था। इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चले गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर की रखवाली में रख के गए थे। सीमा ने गांव का बाजार देखा ही नहीं था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सब सच था। इधर सीमा तैयारी कर कमला के साथ बाजार चले गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर की रखवाली में रख के गए थे। सीमा ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े खरीदे। दोनों ने मिलकर बनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए इंतज़ार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी, मैं वो अभी आती हूँ। हमने धनिया तो लिया ही नहीं। उसके बिना खाने में तो मज़ा ही नहीं आएगा ना दीदी। मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, आप कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ, यहीं पर रहना। कमला जैसी धनिया लेकर वापस आई, देखा कि बहुत भीड़ लगी है। हल्ला हो रहा था। कुछ औरतें जमा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थीं, कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा ली, मारो इसको। कमला को सीमा कहीं दिखी नहीं, तो वो पास में जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले हुए थे, धूल मिट्टी से कपड़े गंदे हुए थे। जब चेहरा सामने आया तो, हे भगवान, दीदी आप, अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी हैं, बहुत बड़े घर की हैं, दूर हो जाओ। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ? ये सब आपको मार क्यों रहे हैं? अरे ऐसी औरत को तो मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठा के भाग रही थी। एक औरत गुस्से से बोल रही थी। सीमा अपने मुंह में कुछ बोल रही थी। मेरी बच्ची मुझे दे दो, दे दो। कमला के पल्ले में कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहाँ से घर वापस आए। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम होते हुए सीमा को बहुत बुखार हुआ, लेकिन वो घर में रुकी नहीं। नंदू ने डॉक्टर बुलाकर लाया था। उसने दवाई दी और चला गया। विनोदा जल्दी आया, साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन रात को आज भी जब विनोद को दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने मुड़ के देखा। आज भी सीमा बेड पर नहीं थी, सीमा बाथरूम में थी। लेकिन जब विनोद उसको लेने गया तो सीमा ने एकदम डरावनी आवाज़ में पलटकर जवाब दिया, हे, दूर हो जा। अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देख के विनोद तो एकदम से डर गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चीखना चालू कर दिया, नंदू, जल्दी आओ।
नंदू और कमला भागते हुए आए। सीमा को डरावना रूप देखकर उनकी भी सांसें रुक गईं। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून से लाल थीं, चेहरा इतना भयानक, उस पर कटने के जले हुए निशान थे। कमला अक्का, तू इसमें मत आ। तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर सीमा रोने लगी और बेहोश हो गई। कमला ये देख के कमला ये देख के एकदम से सन्न हो गई। वो बाहर भागी। नंदू और विनोद भी साथ में भागे और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब क्या है कमला? मुझे कुछ बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? विनोद ने ज़रा गुस्से से पूछा। वो वापस आ गई साहब, वो वापस आ गई अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूं कि मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता, एक ही थी, वही थी। वो आ गई साहब, अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ जाता है। विनोद विनोद तो पूरा पागल हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने बताना चालू किया। साहब, ये जो हवेली है ना, वो ज़मींदार बड़ा ही निर्दयी था। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। विनोद थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी। उस जमींदार का एक लड़का था, रौनक नाम का। साहब, नाम जैसा उसका स्वभाव था, अपने पिता से और माँ से अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल भाता नहीं था। रौनक को शांति पसंद थी। जो एक मजदूर की लड़की थी, वो शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब। विनोद ने बीच में कहा। लेकिन इसमें मेरी सीमा की क्या गलती? उसके साथ ये सब। विनोद बड़ा हैरान था। कमला आगे बताती है। हाँ साहब, इसमें सीमा दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब वो शांति की आत्मा वापस आ गई साहब, अपना बदला पूरा करने, उस शांति को एक लड़की हुई। बेचारी सारी तकलीफ़ें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर जाने नहीं दी। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत जख्मी हुई। डॉक्टर से ना मिलने के कारण वो बेचारी नहीं बच पाई। साहब, बच्चे बच्चे का दर्द क्या होता है, हमसे पूछो साहब। हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर कमरा रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोली। अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब? शांति पागल सी हो गई। लेकिन उस जमींदार ने बच्ची की लाश को आपका जहाँ बाथरूम है वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प कर मर गई। कहते हैं ना साहब, जो तड़प के मरता है उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक ये सबसे अभी भी बाहर नहीं आ पाया। वो पागल हो चुका है। उसको एक खाली में बंद कर रखा है। वो जमींदार बहुत निर्दयी है साहब, बहुत निर्दयी। बहुत प्यार करता था रौनक अपनी शांति से और बच्ची से। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब, किसी को भी नहीं। ये सब सुन के विनोद सुनता रह गया। कैसे है ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यही सब सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू के एक तांत्रिक को ले आया। उन्होंने समझाया। ये सब सुन के विनोद सन्न सा रह गया। कैसे हैं ये लोग, और अब
मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यही सब सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को ले आया। उन्होंने समस्या का हल बताया। शांति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले शांति को कहाँ गायब किया है वो देखना पड़ेगा। विनोद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पे हिरासत में लिया। शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदवा के शांति की अस्थियां बाहर निकलवाई। बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। शांति और उसकी बच्ची की अस्थियां साथ में अग्नि के हवाले किया। उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर सीमा कमरे में बंद थी। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की रूह अब सीमा को छोड़ चुकी थी और इनकी जिंदगी में अब पहले की तरह खुशहाली आ चुकी थी।